दक्षिण एशिया के देशों की समानताएं तो हमने जानी, और कोई समानताओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसका फ़ायदा दक्षिण एशिया क्षेत्र को हो, उसके देशों को हो। समानताएं एक तरीके से हमारे लिए समस्याएं बनी हुई हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए समस्याएं बनी हुई हैं। अविश्वास, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, इससे कभी किसी देश का फ़ायदा तो होता नहीं। दुर्भाग्य से अविश्वास के कारण, वैमनस्य के कारण ये देश एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं अपेक्षित दिशा में, अपेक्षित दशा में, कि ताकि इस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वह बढ़े, क्षेत्र का विकास हो। समानताओं की दिक्कत को जानने के बाद अब हम थोड़ा देखें कि हम इनके सामने दो चुनौतियां क्या हैं मुख्य रूप से। यदि मैं चुनौतियों की बात करूं, जो सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण एशिया के देशों को है वह है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ कि वहाँ जो सरकारें हैं वो किसी भी क्षण बदल जाती हैं, कोई निश्चितता नहीं है, उनका एक टाइम स्पैन नहीं है। यदि इनके काल स्थिर हों तो योजनाएं बना सकती हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करने में समय सीमा तय की जा सकती है और अन्य देशों से मदद लेना देना थोड़ा सरल हो जाता है। जब राजनीतिक अस्थिरता है तो कब कौन सी सरकार पलट जाए, कब किस तरह की शासन व्यवस्था वहां आ जाए, ये दो मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं। एक, सरकार कौन सी बदल जाए, जब तब चुनाव हो जाते हैं, और दूसरा, किस तरह का शासन आए, लोकतांत्रिक या राजशाही या नौकरशाही या सैनिक शासन, तानाशाही आदि आदि बहुत तरीके के हैं। तो इन मुख्य कारणों से जो राजनीतिक अस्थिरता है, उसके कारण बार बार जो बदलाव होता है वो एक तरीके से एक आदत में आ गया है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां, और श्रीलंका, जहां पर राजनीतिक स्थिरता कुछ हद तक बनी हुई है और बनी है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। ये अस्थिरता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि विकास से हटकर लोगों का ध्यान चुनाव पे, देश की राजनीति पर, वोट बैंक पर और इन अन्य मुद्दों पर चला जाता है और विकास जो है पीछे रह जाता है। दूसरी जो समस्या, दूसरी जो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता के बाद, वह है शिक्षा और मानव विकास बहुत पिछड़ा हुआ है। इन सभी देशों में आपने देखा होगा, जो मैंने आर्थिक स्थिति की बात की थी, ये आर्थिक स्थिति ऐसी होने का एक कारण है बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोगों का होना। शिक्षा यदि नहीं है तो मुद्दे नहीं मालूम होते, लोगों को सही जानकारी नहीं होती। मुद्दों की सही जानकारी नहीं है तो सही दल, सही नेता, सही राजनीतिक व्यवस्था का ये लोग चयन नहीं करते। परिणाम क्या होता है, उसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और मानव विकास और शिक्षा ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का विकास नहीं हो पाया है। उल्टा शिक्षा के स्थान पर सबसे ज़्यादा खर्च जैसा हमने देखा, हथियारों पर हुआ है। जब शीत युद्ध के अध्याय की चर्चा हो रही थी, दो ध्रुवों के अंत, इस विषय पर जब चर्चा हो रही थी, तो मैंने बताया था कि कैसे बहुत सारे देश दुनिया में हथियारों की होड़ में शामिल हो गए हैं और
विकास को दूर रख के वो अपना सारा पैसा हथियारों का जखीरा बनाने में लगे हुए हैं। इसी दौड़ में शामिल होने का ही परिणाम या खामियाजा सोवियत संघ को भुगतना पड़ा था और उसका आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से वो हो सकता था, क्योंकि वो हथियारों की दौड़ में शामिल था। परिणाम क्या हुआ? 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ टुकड़े टुकड़े हो गया। हथियारों के रहते वह टूट गया, क्योंकि अंदरूनी झगड़े इतने हो गए कि टूटना अपरिहार्य हो गया। तो यहाँ पर ये हथियारों पर जो खर्च हो रहा है शिक्षा की एवज में, वह हमारी आर्थिक गति को रोक देता है, हमारे विकास को रोक देता है। तो ये दो समस्याएं यहाँ मूल रूप से, दो चुनौतियाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए मूल रूप से बनी हुई हैं। दक्षिण एशिया के देश, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनके अचीवमेंट्स और उनके फेल्योर्स, सफलताएं असफलताएं, आर्थिक दृष्टि से विशेषकर, उनमें समानताएं और चुनौतियां, इतना जानने के बाद अब हम एक एक देश की ओर चलते हैं। एक एक देश की ओर जो दक्षिण एशिया में है उनकी ओर चलते हैं। इतना याद रखेंगे कि अफ़गानिस्तान और म्यांमार, जो पूर्व में बर्मा कहलाता था, ये भी एक तरीके से दक्षिण एशिया में गिने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इनको छोड़ भी दिया जाता है और दक्षिण एशिया के बाहर इनको लिया जाता है। तो इसलिए हम इनके दक्षिण एशिया में रहते हुए भी इन दो देशों के का अध्ययन नहीं करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की ओर। सबसे पहले सर्वप्रथम पाकिस्तान। और जैसा मैंने बताया, चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक व्यवस्था और दूसरा है शिक्षा का विकास न होना, शिक्षा और मानव विकास में बहुत पिछड़ापन। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। एक दिन का अंतर था। भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे। यदि हम पूर्व के अखंड भारत की बात करें तो एक बहुत बड़ा नक्शा भारत का दिखाई देता है। यदि हम प्राचीन समय के भारत की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कितना विस्तृत विशाल भारत था। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था और 1947 में जब वो टूटा तो भारत की तरह वह भी एक उपनिवेश ही था। यानी दोनों की स्थितियां बराबर थीं, दोनों उपनिवेश थे। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात दोनों देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का निर्णय तो लिया। स्वतंत्रता के पश्चात दोनों देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का निर्णय तो लिया राजनीतिक व्यवस्था के तहत, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जहां लोकतंत्र गहरा होता चला गया, उसकी जड़ें मजबूत होती चली गई। पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजरा और गुजर रहा है। लोकतंत्र के नाम पर ही अंग्रेज़ों ने युद्ध किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, अमेरिका ने उसका साथ दिया था और अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड पे दबाव बनाया था, ये उम्मीद करते हुए कि भारत और उसके सहयोगी देश और उसके आसपास के जो नए देश हैं ये सब लोकतंत्र में शामिल होंगे। शामिल हुए भी, पाकिस्तान और भारत ने घोषणा भी की, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं हो पाया कि वहाँ लोकतंत्र बढ़ता जाए, लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती जाएं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लोकतंत्र का प्रयोग पाकिस्तान में एक तरीके से असफल ही रहा। लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूत नहीं बना पाया। इसके क्या कारण हैं? आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल माना जा रहा है और असफल हुआ, माना जा रहा है और हुआ? पहला कारण, पाकिस्तान में लोकतंत्र या राजनीतिक अस्थिरता, लोकतंत्र का ना होना और राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण है कि वहाँ पर एक तरीके से सेना का दबदबा रहा, सेना हावी रही। पाकिस्तान की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सेना से जुड़े लोगों को बड़े
उन नज़रों से देखा गया जिसमें उनको बहुत ऊंचाई पर बैठाया गया। और एक और जहाँ सेना को बहुत प्रतिष्ठा दी गई, वहीं धर्मगुरु भी वहाँ बहुत शक्तिशाली रहे। तो धर्मगुरु यानी मौलवी लोग, इस्लाम के जो प्रचारक प्रसारक, और सेना, ये दो बड़े वहाँ मजबूत रहे शुरू से। इतने मजबूत कि सरकारों को बनाना बिगाड़ना, इसके खेल में वे सतत रूप से लगे रहते थे। पाकिस्तान में तो सेना समर्थक जो है जनता, उसका समूह थोड़ा ज़्यादा है, यानी वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत हैं। और इसी कारण इन समूहों के द्वारा, सेना के द्वारा या धर्मगुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र में खोट है। सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र में निर्णय धीरे लिए जाते हैं, संभव नहीं हो पाता जल्दी से निर्णय लेना। और लोकतंत्र की एक अपनी इनहेरेंट बुराई भी है कि भ्रष्टाचार रहता है। किसी भी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार रहता है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, पर भ्रष्टाचार अपरिहार्य तरीके से लोकतंत्र में रहता है। पाकिस्तान के लोगों को ये गले नहीं उतर रहा था और इसलिए उन्होंने सेना को सतत रूप से सपोर्ट किया, पर सेना उनकी अपेक्षा में खरी नहीं उतर पाती। और इसीलिए जब तब सेना को मदद करते हैं सरकार बनाने में और फिर सेना के ही खिलाफ आवाज़ उठाकर लोकतंत्र के लिए आंदोलन करते हैं। परिणाम क्या कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाया। दूसरा कारण लोकतंत्र के स्थायी ना होने का पाकिस्तान में, और वो बड़ा अजीब कारण है कि वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा है, यानी लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक तत्व कुछ चाहिए वो हैं और गहरी पैठ है उनकी। उदाहरण के लिए वहाँ का जो प्रेस है, मीडिया है, ये काफ़ी ताकतवर है, यानी इनकी जो पकड़ है समाज में वो बड़ी अच्छी है। प्रेस और मीडिया का, प्रेस बड़ा साहसी है, बुलंद है, अपनी आवाज़ उठाता है और सच्चाई को अपने तरीके से पेश करता है। और उसके साथ ही पाकिस्तान में लोकतंत्र के प्रेस के साथ ही मानवाधिकार का भी काफ़ी बोलबाला है। मानवाधिकार लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम स्तंभ है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जिसे बोलते हैं, उसका भी वहाँ बोलबाला है, वो भी मजबूत है। मानवाधिकार के आंदोलन वहाँ जब तक हुए हैं, परंतु जहाँ तक चुनावी व्यवस्था, जहाँ तक राजनीतिक व्यवस्था की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, उसकी जड़ें वहाँ मजबूत नहीं हो पाई। तीसरा बिंदु, पाकिस्तान अमेरिका की शाह पर काम करता है, चाहे वह उसकी व्यवस्था कहें, चाहे जो भी कारण कहें, उस बातों पर हम यहाँ नहीं जाते। पर इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान का हित अमेरिका से जुड़ा है और अमेरिका और पश्चिमी देशों का हित भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत जो है वह एक स्वतंत्र नीति अपनाता है, लेकिन अमेरिका हमेशा चाहता है कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ किसी राष्ट्र के माध्यम से बनी रहे, तो वो पाकिस्तान को पकड़ा रहता है। जिसके कारण, और पाकिस्तान में चूंकि अमेरिका की पकड़ है, अमेरिका वहाँ पर लोकतंत्र को बढ़ावा न दे करके एक तरीके से सैनिक शासन को समर्थन देता है, क्योंकि सैनिक शासन को समर्थन देना यानी अमेरिका के हथियारों की बड़ी मात्रा में पाकिस्तान द्वारा खरीदी, और यही तो अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान अमेरिका के हथियारों का डंपिंग ग्राउंड बन जाना। तो अमेरिका भी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर रखने में इच्छुक रहता है। अमेरिका और पश्चिम देश को आतंकवाद से भी डर लगता है, जिसे कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद। क्या कहते हैं? इस्लामिक आतंकवाद। अमेरिका तो उसका भुक्तभोगी रहा है। 9/11 की घटना, उसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं जिसमें उनके दूतावासों पर आतंकवादियों ने सूडान में, उसके बाद तंजानिया में हमले किए। तो
आतंकवाद से, खासकर इस्लामिक आतंकवाद से अमेरिका हमेशा डरा रहा है और उसको डर है कि पाकिस्तान, जो कि एक परमाणु राष्ट्र है, जिसके पास परमाणु बम हैं, वह आतंकवादियों के हाथों में ना आ जाए। और यदि लोकतंत्र जैसी बयार वहाँ ज़्यादा चली तो शायद वहाँ पे आतंकवादी उसमें अपना रास्ता निकाल लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे और इस प्रकार परमाणु बम जैसे हथियार आतंकवादियों के हाथ चढ़ जाएंगे। इस डर से भी अमेरिका वहाँ पे सैनिक सत्ता को प्रमोट करते रहता है, सैनिक ताकत को मदद करते रहता है, उसे अपने हथियार देते रहता है। तो तीसरा कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ों के मजबूत ना होने का तीसरा कारण है विदेशी ताकतों का पाकिस्तान में लोकतंत्र ना होने में रुचि। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो 1971 से 1977 तक रही। लेकिन फिर जनरल जियाउल हक आ गए। उसी तरह 1988 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने सरकार बनाई लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन वह भी 1999 तक चली और उसके बाद सत्ता पलट में परवेज़ मुशर्रफ सत्ता में आए और बहुत लंबे काल तक वह जनरल परवेज़ मुशर्रफ सेना से सत्ता में आए और बहुत लंबे काल तक उन्होंने शासन किया। गत 15 वर्षों के आसपास से पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल लोकतंत्र है, लेकिन वह ऐसा लोकतंत्र है जिस पे सेना हावी है। नवाज शरीफ और वर्तमान में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और लोकतंत्र को बनाए रखने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेना के प्रभाव की बू बड़ी स्पष्ट है, यानी सेना का दबदबा वहाँ पे बना हुआ है। विभिन्न सैनिक संस्थाएं जो हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस संस्था हो, चाहे सैनिकों का जो हेडक्वार्टर हो, यहाँ से प्रशासन शासन चलता है, ऐसा बारंबार इंगित होता है। तो केवल 2 ही बार एक लंबे काल के लिए वहाँ पर लोकतंत्र आया था और वर्तमान में फ़िलहाल थोड़े लंबे समय से नवाज शरीफ और उसके बाद इमरान खान वहाँ पे शासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार किसी तरह वहाँ पे अपने को घसीट रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों की हत्या की गई। जियाउल हक का हेलीकॉप्टर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। नवाज शरीफ जो किसी समय प्रधानमंत्री थे, वो वर्तमान में देश छोड़कर भागे हुए हैं और लंदन में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सत्ता है वो सत्ताधीशों की स्थिति कैसी रहती है, किन स्थितियों में वो शासन करते हैं। जैसा मैंने बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो दोनों की हत्या, जियाउल हक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु जो शंका की नज़र से देखा जाता है, नवाज शरीफ विदेश में हैं, भगोड़े के रूप में एक हैं। तो स्थितियां बड़ी बेकार हैं। तो ये इस चीज़ से पता चलता है कि जनता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है वो लोकतंत्र के लिए उतना नहीं है। वहाँ लोकतंत्र कम रहा और सैनिक शासन ज़्यादा रहा, चाहे वो जनरल अयूब खान के समय की बात हो, जियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, याहिया खान, ऐसे कई लोग वहाँ आए और इन लोगों ने वहाँ सैनिक सत्ता को मजबूत किया काफ़ी। एक बिंदु आपको याद रखना है कि जब विदेशी ताकतों का जो वहाँ स्वार्थ निहित है, तो वे दक्षिण एशिया में हमेशा पाकिस्तान को अपने एक हितों का रखवाला मानते हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और देश नहीं है जिसको वो एक तरीके से अड्डे का या अपने सहयोगी के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकें। चाहे रूस के खिलाफ जो पड़ोस में है, चीन के खिलाफ जो दूसरी तरफ है सीमा में, भारत के खिलाफ तीसरी सीमा में, तो पाकिस्तान उनको एक ऐसा देश मिला हुआ है जिसको वो
पश्चिमी देशों के हितैषी या पश्चिमी देशों के हितों का रखवाला उसके रूप में देखते हैं और पालते पोसते हैं। ये कारण है पाकिस्तान में लोकतंत्र की नींव का मजबूत न होना।